चलिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सभी को बेटा मेरा वॉइस वीडियो आ रहा है? एक बार बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बढ़िया है बेटा सभी लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है। तो हमने मतलब ये थोड़ा सा इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जो आया है उसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और मुझे लगता है एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो यहाँ से मुझे लगता है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो उसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो आपको नोट करते चलना है जरूरी चीजें जो भी बताऊं, और एक एक चीज को नोट कर लेना है। कहीं से भी वो क्या कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे जो बात है, या जो साइड में बैकग्राउंड वाली चीजें हैं वहां से वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन पक्का मुझे लगता है यहां से पूछा जाना चाहिए, पूछा जाएगा इस बार के पेपर में। जो भी चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट रहती हैं वहां से ये क्वेश्चन पक्का रहता है। बस हम उसके लिए पहले से ही तैयार रहो, बस और कुछ नहीं। तो हेडिंग बनाइएगा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। हेडिंग बनाओ 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, या इसी का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, या इसी का नाम है महिला आरक्षण अधिनियम। बिल की जगह एक्ट लिख दो यहां पे, महिला आरक्षण अधिनियम। तीनों में से तीनों के तीनों नाम लिखो आप। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, या वुमेन रिजर्वेशन एक्ट। तीनों एक ही बात है। तीनों क्या है, तो मेन हेडिंग यही बनाना है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, या वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, या महिला आरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन पहला तो पुटअप यह किया जा सकता है कि ये कौन सा विधेयक है, विधेयक क्रमांक क्या है। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। संविधान संशोधन अधिनियम तो पता है हमें, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक क्रमांक कौन सा है ये। तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक। अधिनियम कौन सा है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, और विधेयक कौन सा है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक। विधेयक और अधिनियम में अंतर क्या होता है कि जो विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाए, राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाए, वो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। जो पारित नहीं हो पाएगा वो बिल ही बना रहता है। तो बिल नंबर क्या है और एक्ट नंबर क्या है, ये दोनों चीजें याद रखोगे। 106 और 128 दोनों में समझ पा रहे हो अंतर। इतना डिफरेंस क्यों है, कई सारे संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पारित नहीं हो पाए हैं, इसलिए बिल का नंबर बढ़ता चला गया, एक्ट पीछे रह गया। दोनों बातें क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि महिला आरक्षण विधेयक को संसद में कब प्रस्तुत किया गया, या इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया पार्लियामेंट के फ्लोर पर। तो आंसर होगा 19 सितंबर 2023, लोकसभा में इसे सबसे पहले लाया गया था। तो कहां पर लाया गया था, लोकसभा में लाया गया था। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि महिला आरक्षण विधेयक को अभी जो पारित हुआ है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसे संसद में कब प्रस्तुत किया गया, 19 सितंबर 2023 को ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। 20 सितंबर को लोकसभा से पारित हो गया। 21 को जो है राज्यसभा में जो है डिबेट हुआ, वोटिंग भी करवाई गई, राज्यसभा से भी 21 सितंबर को पारित हो गया। तो दो तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं कि महिला आरक्षण जो विधेयक है, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए सबसे पहली बार कब प्रयास किया गया वो आगे बताएंगे अभी। तो इसे जो है लोकसभा में 19 सितंबर को प्रस्तुत किया गया, लोकसभा से पारित कब हुआ, 20 सितंबर को लोकसभा से क्या हुआ, पारित हुआ। तो 20 सितंबर को लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से 21 सितंबर को हुआ, तो लोकसभा से ऑलरेडी हो चुका था। तो फिर दोनों सदनों से कब पारित हुआ, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए
कि दोनों सदनों से महिला आरक्षण विधेयक कब पारित किया गया, तो आंसर होगा 21 सितंबर 2023। दोनों सदनों से इसे कब पारित किया गया, तो आंसर क्या होगा 21 सितंबर 2023। ठीक है बेटा। राष्ट्रपति जी की सहमति कब मिली? क्वेश्चन अगर पूछा जाए राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर इस पर कब किए, तो 28 सितंबर 2023 को 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति जी ने इस पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। तो इस पर राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कब किए, 28 सितंबर 2000। ये फैक्चुअल पोर्शन डेट वाला, ये 3 चीजों को ध्यान रखना। अभी ये मत लिखना डेट ऑफ एक्सपायरी, अभी इसको समझाएंगे आगे। तो मेन हमने क्या क्या देखा कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नाम ये वाला जरूर याद रखना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हिंदी में भी नारी शक्ति वंदन एक्ट है इसका नाम, या वुमेन रिजर्वेशन एक्ट या महिला आरक्षण अधिनियम, या इसे क्या कहा गया है, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट यानी कि महिला आरक्षण अधिनियम। कौन सा विधेयक क्रमांक क्या है ये ध्यान रखना, कब लाया गया, दोनों सदनों से कब पारित हुआ, राष्ट्रपति जी ने सहमति कब दी, ये चीज को क्या रखना है, याद रखना। इस चीज को क्या रखना है, आपको याद रखना है। चलें आगे बढ़े। अब देखो इस संविधान में संशोधन हुआ है, तो ये संविधान में मतलब 106वां संविधान संशोधन ये जो है, अब संविधान संशोधन अधिनियम है तो संविधान में कुछ ना कुछ चेंज किया होगा, कुछ जोड़ा होगा, कुछ बदलाव हुए होंगे। तो अब हमें यह देखना है कि इससे हमारे संविधान में क्या बदलाव आया है। अगला हमारा क्वेश्चन यहां से पूछे जाने के चांसेस हैं कि अगर ये संविधान संशोधन अधिनियम है तो इससे बदला क्या है संविधान में। पहले फैक्चुअल पोर्शन में कोई किसी को दिक्कत बेटा, फैक्चुअल पोर्शन क्लियर है ना, ये लास्ट वाला पॉइंट अभी नहीं सोचना है कुछ भी, इससे ऊपर वाले जितने भी पॉइंट हैं उन्हें ध्यान रखना है आपको। सब लोग सहमत हो यहां तक, ये इतना कोई दिक्कत नहीं है, डेट ऑफ एक्सपायरी से ऊपर का जो भी लिखा है उसमें किसी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगली बात समझिएगा, इसमें क्या बदलाव आया। देखो पहले कि जो 239 का जो अनुच्छेद था उसमें एक बदलाव किया गया है। अनुच्छेद नंबर 239 का उसमें क्या किया गया है, एक बदलाव किया गया है, और उसमें यह किया गया है कि दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। और वो कौन सा अनुच्छेद है, 239 ए। सबसे पहले हेडिंग बनाओ 239 का, इसके माध्यम से दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो कितनी, 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दिल्ली में 70 विधानसभा की जो सीटें हैं, उन 70 विधानसभा सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। और कौन से अनुच्छेद के माध्यम से की गई हैं, तो 239 का ये पहले से था हमारे संविधान में अनुच्छेद, इसमें बस अमेंडमेंट किया गया है, इसकी भाषा को बदल दिया गया है। ठीक, तो 239 का इसमें बदलाव किया गया है, और इसमें बदलाव क्या किया गया है, दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए क्या की गई, आरक्षित हो गया, ये अनुच्छेद लिख लिया। अब देखो हमारे संविधान के 2 आर्टिकल जो मैंने आपको बताए होंगे, एक है 330 अनुच्छेद नंबर, और एक है अनुच्छेद नंबर 332। ये सबको याद होंगे मुंह जवानी। 330 में क्या लिखा हुआ है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 330 में, पता है ना सबको। लोकसभा में एससी और एसटी के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद नंबर 332 में सभी राज्यों की विधानसभाओं में, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं
या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उसमें एससीज और एसटीज के लिए क्या किया गया है, रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद नंबर 332 में। तो 330 में लोकसभा में अनुच्छेद जो है एससी एसटी के लिए आरक्षण है, और 332 में सभी राज्यों की विधानसभाओं में। किसमें बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। राज्यसभा और विधान परिषद में कोई एससी एसटी के रिजर्वेशन जैसा प्रोविजन नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं या राज्यसभा जो है, उनमें हमें किसी भी तरह का आरक्षण एससी एसटी का नहीं देखने को मिलेगा। लोकसभा में 330 के अंतर्गत और 332 के अंतर्गत सभी राज्यों की विधानसभा में। ये दोनों आर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं, पहले से कई बार पढ़ा के भी रखे हुए हैं मैंने। तो अब देखोगे दो नए आर्टिकल जोड़े गए हैं, और दो नए आर्टिकल कौन से जोड़े गए हैं, एक अनुच्छेद नंबर 330 ए और एक अनुच्छेद नंबर 332 ए। तो दो नए आर्टिकल जोड़े गए हैं, 330 ए और 332 ए। 330 ए में क्या लिखा है, लोकसभा में एक महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का क्या किया गया है, आरक्षण किया गया है। तो 330 ए क्या कहता है, लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण और कुल संख्या का या कुल सीटों का कितना होगा, 1/3 होगा। और 332 ए में क्या लिखा है, सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाए, लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद से किया गया है, 330 ए। नया आर्टिकल जोड़ा गया है हमारे संविधान में, 330 ए के माध्यम से लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। 332 ए के माध्यम से सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। तो 239 ए दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए, 330 ए लोकसभा में 1/3 सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए, और 332 ए इसके अंतर्गत 1/3 सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं में। क्लियर हुआ पहले ये बात। 3 आर्टिकल 239 ए, 330 ए, 332 ए। 330 ओरिजिनल में क्या लिखा हुआ है, इसमें एक सब क्लॉज 330 ए जोड़ा गया है। 332 में ओरिजिनल प्रावधान क्या है, एससी एसटी का आरक्षण। 332 ए में क्या लिख दिया गया है, सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए। ये समझ में आया। दो नए सब क्लॉज देख रहे हैं, एक 330 में एक सब क्लॉज जोड़ा गया 330 ए, ऐसे ही 332 में एक सब क्लॉज जोड़ा गया है 332 ए। ये क्लियर हुआ बेटा सभी को, कोई दिक्कत इसमें। 332 ए, 332 ए में लिख लीजिएगा, सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। नोट कर लिया। तीनों 239 ए, 239 ए में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। 330 ए में लोकसभा में 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए आरक्षण। 332 ए में क्या लिखा हुआ, सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए आरक्षण। ठीक है। अब देखो एक आर्टिकल और जोड़ा गया है, एक आर्टिकल 334 ए। कौन सा आर्टिकल है, 334 ए। इसमें लिखा हुआ है कि ये कानून या नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू कब से होगा, प्रभावी कब से होगा, केम इनटू द फोर्स कब होगा। तो इसमें लिखा हुआ है जब ये पारित हो जाएगा। पारित कब हो गया है,
तो हमें देखने को मिलेगा 21 सितंबर को पारित हो गया, 28 सितंबर को इस पर क्या हो गए, हस्ताक्षर हो गए। तो उसके बाद जो जनगणना होगी, तो अब अगली जनगणना अभी आने वाली है, मतलब चल रही है, उसका काम शुरू होगा 2024 में ही शुरू होगा, इस अभी 2023 में बंद पड़ा हुआ है। तो 2024 में जो जनगणना होगी, उस जनगणना के बाद क्या होगा, डिलिमिटेशन होगा, यानी कि परिसीमन होगा। तो पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद मतलब परिसीमन कराया जाएगा, यानी कि सीटों का समायोजन किया जाएगा, रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स बाय द डिलिमिटेशन कमीशन एज पर द आर्टिकल 82। अनुच्छेद नंबर 82 में परिसीमन आयोग का प्रावधान किया गया है। और ये परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, संसद करता है। इसका काम क्या है, जनगणना के उपरांत सीटों का समायोजन करना या रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स आफ्टर ईच सेंसस बाय डिलिमिटेशन कमीशन एज पर द आर्टिकल नंबर 82, ये हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें लिखा हुआ ये कानून जब से बना उसके बाद जनगणना होगी, तो अभी जनगणना होने वाली है। फिर इसके बाद जो है डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। फिर उसके बाद इसे क्या किया जाएगा, प्रभावी किया जाएगा। मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लागू नहीं होना है, 2029 के आसपास जो है उस समय ये क्या होगा, कानून लागू होगा। ये मध्य प्रदेश में अभी जो विधानसभा के चुनाव है उसमें भी ये लागू नहीं है। दूसरी बात, जिस तारीख से इस कानून को लागू किया जाएगा उस तारीख के 15 सालों तक ये कानून क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। मान लो कि 2029 से लागू हो रहा है या 28 से लागू हो रहा है, तो जिस तारीख से इस कानून को प्रभावी बनाया जाएगा उस तारीख से 15 वर्षों तक के लिए ये कानून प्रभावी रहेगा। एक सनसेट क्लॉज डाला गया है 15 ईयर्स के लिए। कब तक प्रभावी रहेगा, ये डेट ऑफ एक्सपायरी 15 ईयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ केम इन फोर्स, कि कहां से जब से लागू होगा तब से 15 वर्षों तक रहेगा। संसद चाहे तो ये एक्सपायरी डेट या सनसेट क्लॉज को एक्सटेंड कर सकती है, कि अगर हमारी देश की संसद चाहे तो इसकी लिमिट को क्या कर सकती है, 15 वर्षों की लिमिट को बढ़ा सकती है, जैसे SC ST का आरक्षण के मामले में हम देखते हैं, OBC के आरक्षण के मामले में देखते हैं। तो ये बात हमें क्या रखना है, याद रखना है। 3 अनुच्छेद मेनली याद रखना है, 239A, 330A, 332A, ये हमें याद रखना है। उसके अलावा 334A, इसमें क्या कहा गया, कब से ये लागू होगा, तो जनगणना के बाद परिसीमन हो जाने के बाद इसे क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो इसे लिख लो बेटा, ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए हैं और अमेंड किए गए हैं इस संशोधन के माध्यम से, वो सारे मैंने यहां पे बता दिए। हो गया ये स्लाइड सभी का? ये सभी का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे बढ़ें। अब अगली बात समझिएगा। मैंने बताया कि इसमें एक सनसेट क्लॉज डाला गया है, मतलब इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, तो कब तक ये है, जब से लागू होगा तब से 15 वर्षों तक। तो इस कानून में एक सनसेट क्लॉज डाला गया है। और अभी बता रहे परिसीमन आ रहा है, 1 मिनट रुको बेटा। तो सनसेट क्लॉज कितना डाला गया है, 15 ईयर्स के लिए जो है सनसेट क्लॉज का प्रोविजन किया गया है, 15 वर्षों के लिए। तो 15 वर्षों से भी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ा सकता है, संसद इसे जो है आफ्टर 15 ईयर्स इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय द लॉ। तो कानून के माध्यम से संसद इस अवधि को 15 वर्षों से भी आगे बढ़ा सकती है। तो संसद इस अवधि को 15 वर्षों से भी आगे बढ़ा सकती है संशोधन करके, सीधी सी बात ये है। तो संसद इस 15 वर्षों की अवधि को भी क्या कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। क्लियर हो गया सभी का? अभी जैसे आप देखोगे, जैसे MP में विधानसभा में हमें क्या देखने को मिलेगा, एज पर द आर्टिकल 332 332 के अंतर्गत क्या दिया गया है, SC
और एसटी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। एससी के लिए कितनी सीटें हैं और एसटी के लिए कितनी है? तो 35 सीटों का आरक्षण एससी के लिए है और 47 सीटों का आरक्षण किसके लिए है? एसटी के लिए है। ऐसा ही कुछ है, ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप क्या देखोगे, कहीं ना कहीं जैसे मान लो कि क्या देखने को मिले बेटा, कि ये जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में जैसे मान लीजिएगा जो भी एससी एसटी की सीटों का जो आरक्षण होता है, मान लो कि 10 साल ये वाली सीट एससी के लिए रिजर्व रही, आगे इसके बगल वाली सीट रिजर्व कर दी जाएगी। मतलब यह है कि ये रिजर्व सीटों का एक तरीके से क्या चलता रहता है? रोटेशन होता रहता है। और वो कैसा रोटेशन होता है? साइक्लिक रोटेशन होता है। यानी कि जो आरक्षण है वो हमेशा एक ही सीट आरक्षित नहीं रहेगी, वो क्या होता रहता है? सीटों का चक्रीकरण होता रहता है, आरक्षित सीटों का। पता है ना ये बात, कि जो साइक्लिक रोटेशन हमें देखने को मिलता है रिजर्व्ड सीटों का, कभी इस सीट को जर्नल की अनाउंस कर दिया जाता है, 10 साल जर्नल रह ली, तो फिर उसके बाद जो है एससी अनाउंस कर दी जाएगी। एसटी की पॉपुलेशन है तो एसटी भी अनाउंस की जा सकती है। अगर वहां पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है तो उसे एसटी सीट भी अनाउंस किया जा सकता है। और ये क्या होता रहता है? साइक्लिक बेसिस पर रोटेशन होता रहता है। ये आपको पता है ना कि इस बार ये रिजर्व हो गई है सीट। पंचायत के चुनाव में भी अगर आपने ऐसा सुना हो, महिला के लिए आरक्षित हो गई, अब इस बार नहीं है, इस बार जनरल की सीट है। ऐसा सुना है आप सब लोगों ने? कभी इलेक्शन को ध्यान से न्यूज़पेपर को पढ़ते होगे, पक्का। तो आप अगर आप देखोगे कि जैसे लोकसभा की सीटें 1/3 आरक्षित की जा रही हैं महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए आरक्षित की जा रही हैं कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 330A के तहत। तो जैसे लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545 मान लीजिएगा, और 545 जो लोकसभा में सीटें हैं, इसकी 1/3 सीट सोचिएगा कितनी हो रही हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं जो है लगभग 180 182 सीटें जो हैं, मान लो 181 सीटें जो हैं वो क्या हो गई, मान लो महिलाओं के लिए आरक्षित है। पूरे देश भर में 182 सीटें महिलाओं को मान लीजिएगा मिल रही हैं लोकसभा में। तो अब इनको जो है सीट को डिसाइड किया जाएगा ना, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं अब 181 सीटें हैं देश भर में, इनके लिए कुछ चिन्हित किए जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी कि जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं उनको क्या किया जाएगा? डिसाइड कर दिया जाएगा, ये वाली महिला के लिए सीट, ये वाली महिला के लिए, ये वाली महिला के लिए। अब क्या होगा उसका, फिर क्या होगा, हमेशा वो महिला के लिए नहीं रहेगी, साइक्लिक रोटेशन होगा। फिर 10 साल बाद ये महिला की जगह जनरल या एससी या एसटी के लिए कर दी जाएगी, महिला के लिए दूसरी सीट आरक्षित होगी। मतलब नंबर हमें इतना चाहिए ना, जरूरी ये नहीं कि यहीं से महिला चुन करके, पूरे देश में कहीं से भी हम चुन के लाए उन्हें। तो उसके लिए क्या की गई है, रिजर्वेशन में एक प्रोविजन इसी एक्ट में डाला गया है। और वो क्या डाला गया है, कहीं ना कहीं पीरियोडिक रोटेशन ऑफ दी सीट, एक निश्चित समय पर महिला आरक्षित सीटों का क्या किया जाएगा, चक्रीकरण किया जाएगा। और वो कब किया जाएगा? आफ्टर ईच डीलिमिटेशन, प्रत्येक परिसीमन के पश्चात ऐसा सीटों का क्या किया जाएगा, चक्रीकरण किया जाएगा। समझ गए? तो पीरियोडिक रोटेशन ऑफ वुमेन रिजर्व्ड सीट्स का भी क्या किया गया है, इसमें प्रोविजन किया गया है। क्लियर ये बात सभी को? तो सनसेट क्लॉज कितने समय के लिए? 15 सालों के लिए सनसेट क्लॉज है। और पीरियोडिक रोटेशन ऑफ द वुमेन सीट्स, इसका भी क्या किया गया है, प्रोविजन किया गया है। तो पीरियोडिक रोटेशन ऑफ वुमेन सीट्स, इसका भी क्या किया गया है, एक प्रावधान किया गया है। ये बात समझ गए बेटा आप सभी लोग? कोई दिक्कत इससे किसी को भी नहीं है? आगे बढ़े। चल, क्या क्या समझा है उसे जल्दी से देखो। हमने समझा ये है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में आया है, इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जा रहा है, या इसे महिला आरक्षण अधिनियम भी कहा जा रहा है। इसका बिल नंबर कितना था, विधेयक क्रमांक कौन सा था? संविधान संशोधन विधेयक क्रमांक 128वां संविधान संशोधन विधेयक। इसे संसद में, लोकसभा में कब जो है प्रस्तावित किया गया?
तो 19 सितंबर 2023 को पूरा स्थापित किया गया इसे। लोकसभा ने 20 तारीख को इसे 20 सितंबर को पारित कर दिया। इसके बाद राज्यसभा में आया, राज्यसभा में 21 सितंबर को पारित हो गया। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि संसद के दोनों सदनों से ये कब पारित हुआ, तो तारीख आंसर क्या होगा, 21 सितंबर 2023। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रपति ने इस पर अपनी कब सहमति प्रदान की, तो 28 सितंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति जी ने इस पर अपनी क्या की, सहमति को प्रदान किया। क्वेश्चन पूछा जाए इससे संविधान में क्या बदलाव हुए, तो एक अनुच्छेद नंबर 239 का को बदला गया। इससे दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। 330A नया आर्टिकल जोड़ा गया। लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया। 332A के अंतर्गत सभी राज्यों की विधानसभाओं में ये महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया। 334A उसमें क्या लिख दिया गया है, कहीं ना कहीं जो है इसका कब जो है इसे लागू किया जाएगा, जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग हो जाने की अनुशंसा के बाद इसे क्या किया जाएगा, लागू किया जा सकेगा। इसमें सनसेट क्लॉज डाला गया है, कितने सालों का, 15 सालों का एक सनसेट क्लॉज है, जिसे संसद के द्वारा कभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा इसमें पीरियोडिक रोटेशन ऑफ सीट्स का प्रोविजन किया गया है। ये बात को क्या रखना है, याद रखना है। अब बार बार एक शब्द आ रहा है डिलिमिटेशन कमीशन, यानी कि परिसीमन आयोग। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में परिसीमन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 82 में संविधान के परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन का क्या किया गया है, प्रोविजन किया गया है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग का प्रावधान हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, पहले पढ़ा चुका हूं, यूनिट 10 के अंतर्गत ये। तो डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोविजन हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 82 में किया गया है। क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 82 की अगर लैंग्वेज को पढ़ा जाए, आफ्टर ईच सेंसस, कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीट्स, क्या किया जाएगा, सीटों का पुनः समायोजन किया जाएगा। पहली बात ये लिखी है, और वो किसके माध्यम से किया जाएगा, परिसीमन आयोग के माध्यम से किया जाएगा, जिसका गठन कौन करती है, संसद के द्वारा, जिसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग के माध्यम से संसद द्वारा सीटों का क्या किया जाएगा, समायोजन किया जाएगा। ये लिखा हुआ है। मतलब ये है डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोविजन कौन से आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल नंबर 82 में। क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, वो परिसीमन आयोग का वो क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इस चीज को क्या रखना है, याद रखना। क्वेश्चन एक और कई बार पूछा जा चुका है, अब तक भारत में कितने परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है, तो अब तक भारत में कुल 4 परिसीमन आयोग बनाए जा चुके हैं। सबसे पहला डिलिमिटेशन कमीशन 1952 में बनाया गया था, दूसरा 1963 में डिलिमिटेशन कमीशन, तीसरा 1973 में, और सबसे लास्ट जो है वो 2002 में परिसीमन आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया। ये बात को भी क्या रखना है, याद रखना है। तो अब तक भारत में कुल कितने परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है, तो अब तक भारत में कुल 4 परिसीमन आयोगों का क्या किया गया है, गठन किया जा चुका है। क्लियर, ये डिलिमिटेशन कमीशन बार बार क्वेश्चन आ रहा था, तो ये परिसीमन आयोग की कहानी क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए बेटा। नोट कर लिया आप लोगों ने, तो अब तक कितने परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है, तो अब तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात समझिएगा। अब अगली बात ये देखो, क्या महिला आरक्षण जो विधेयक है, इसको पहले कब, मतलब क्या पहले कोई प्रयास हुए हैं, तो बस एक फैक्ट याद रखना है, सबसे पहली बार महिला आरक्षण विधेयक लाने का, या सबसे पहली बार महिला आरक्षण विधेयक लाने का जो प्रयास किया गया था, वो 1996 में किया गया। तो सबसे पहली बार महिला आरक्षण विधेयक लाने का प्रयास कब किया गया, 1996 में किया गया। ये बात हमें याद रखना है। संसद में सबसे पहली बार महिला आरक्षण विधेयक कब प्रस्तुत किया गया, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर होगा 1996। इस संसद में सबसे पहली बार महिला आरक्षण विधेयक कब लाया गया,
तो 1996 में ऐसा प्रयास किया गया, सबसे पहली बार पार्लियामेंट के फ्लोर पर लाया गया। फिर उसके बाद 1998 से 2003 के बीच 4 बार कोशिश की गई। यहां पर भी 2009 में एक बार कोशिश की गई। 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जैसे मोदी मंत्रिमंडल ने अभी पारित किया था, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित किया और राज्यसभा से भी पारित हो गया था 2010 में, लेकिन लोकसभा से पारित नहीं हो सका था, तो कोई मतलब नहीं रहा। 2014 में इसे लाने की चर्चाएं बहुत तेज थी, लेकिन लाया नहीं गया था। तो फाइनली कब आया? तो फाइनली पास्ड जो है हमें कब देखने को मिलेगा? वो हमें देखने को मिलेगा 2023। तो आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है, बाकी बीच की कहानी ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो पढ़ाना था इसलिए मैंने बता दिया है। बाकी दो ही फैक्ट काम के हैं। सबसे पहली बार प्रयास कब किया गया? 1996 में सबसे पहली बार प्रयास किया गया। ठीक है, सबसे पहली बार प्रयास कब किया गया? 1996 में। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है कहानी? आगे बढ़ा जाए बेटा। चलो एक और स्टार लगा के देखो। आज की डेट में हमारे यहां पर महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है हमारे देश में? तो लोकसभा में कुल कितनी महिला सदस्य हैं? ये कौन सा डेटा है? 17th लोकसभा का है। 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 82 है। 17th लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 82 टोटल फीमेल मेंबर्स हैं अभी की डेट में। 17th लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 82 है, जो कि हमारे कुल लोकसभा की स्ट्रेंथ का 15.2% है। कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत है लोकसभा में महिलाएं? 15.2%। राज्यसभा में अभी महिला सदस्यों की संख्या 31 है। राज्यसभा में जो है महिला सदस्यों की संख्या 31 है, जो कि राज्यसभा में 13% है कुल सदस्य संख्या का। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज की डेट में देखा जाए 2023 में स्थिति महिला सदस्य कितनी है? 21 है, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 9.13% है। कितनी है? 9.13%। ये वाला 2018 वाला नहीं पूछा जाएगा, 2023 वाला भी पूछा जाएगा। पूछा जाए तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ये तीन हमें आंकड़े याद रखने हैं, डेटा। लोकसभा में भी कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 82 है। राज्यसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज की डेट में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 21 है। अभी चुनाव के बाद ये चेंज हो जाएगा आंकड़ा। आफ्टर इलेक्शन ये डेटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को ये बात? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। पक्का क्लियर हो गया सभी को बेटा ये? चलिएगा, यहां तक की कहानी क्लियर है। एक फैक्ट और लिख लो, मे बी अगर मतलब कहीं दिमाग चला जाए एग्जामिनर का, एक लिख लो, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। एक रिपोर्ट है, इसका नाम लिखो, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023। इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023, इस रिपोर्ट को ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
WEF, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे क्या करती है, जारी करती है। 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है, 127 है 146 देशों में से। बस तो 2023 में इंडिया की रैंक क्या है इस रिपोर्ट में, 127। 2023 में इंडिया की रैंक क्या है इस रिपोर्ट में, तो याद रखना इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 127। इसको याद रखना है आपको, कितना रैंक है, 127। ठीक है बेटा, 127 है। क्लियर हो गया। बस अब यहां से जो भी प्रीलिम्स में, इस वाले प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट पॉसिबली इतने हमने जो भी पढ़ा है उसमें से अपना क्वेश्चन बन जाएगा। किसी भी बेसिस पर किसी को भी डाउट हो बेटा बताओ, किसी भी पॉइंट में किसी को भी डाउट हो बताएं प्लीज। सारे मतलब क्लियर हैं, फैक्ट्स फिगर्स आर्टिकल क्लियर हैं, किसी भी अनुच्छेद में कोई भी डाउट हो वो बता सकते हैं आप, कोई भी डाउट नहीं है। 4 आर्टिकल मेनली याद रखना है, 239 ए, 330 ए, 332 ए और 334 ए। इनको मेनली आपको याद रखना है। सनसेट क्लॉज 15 साल के लिए है, पीरियोडिक रोटेशन का प्रोविजन किया गया है, 82 में आर्ट डिलिमिटेशन कमीशन है, शुरुआती कोशिशें वो मैंने बता दी है, 1996 याद रखना। और महिला प्रतिनिधित्व की अभी देश में क्या स्थिति है, तो लोकसभा में क्या है वुमेन रिप्रेजेंटेशन, राज्यसभा में क्या है और मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या स्थिति है। परसेंटेज वाइज भी थोड़ा सा एक दिमाग में आइडिया रखिएगा कि क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या मध्य प्रदेश में महिला सदस्यों की संख्या लोकसभा की महिला सदस्यों की संख्या के प्रतिशत से ज्यादा है कि कम है। तो देश में महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिशत से क्या दिखाई पड़ रहा है, हमें ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत 9% के आसपास है, जबकि लोकसभा में कितना प्रतिशत हमें देखने को मिल रहा है, 15% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा एक कंपैरिजन वाला, अगर बहुत डीप में अगर यहां से क्वेश्चन वो बनाएंगे तो ऐसा जो है एक सेगमेंट क्या रखना है, याद रखना है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसको भी थोड़ा सा आप याद रखना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को भी, किसी भी बेसिस पर। क्लियर हो गया बेटा सभी को सब कुछ। क्लियर। यहां से एक क्वेश्चन जो है मुझे लगता है जरूर पूछा जाएगा इस बार के एग्जाम में, और पक्के तौर पे पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक बेटा, आपसे एक होमवर्क दिया था अभी नेक्स्ट लेक्चर में, सबसे पहले वो होमवर्क मैंने कहा था आपको पार्ट 4A तक सारे आर्टिकल आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, तो वो सारे आर्टिकल आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो पहले अभी तैयार, तो पढ़ के आना है, अभी पूछेंगे पहले आपसे, फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, 10:30 पे अभी हम लोग मिलते हैं, 10:30 बजे। ओके, थैंक यू एवरीवन।